हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम शिक्षा 1176 में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ और आप सब मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं आप सभी के सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनसंख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि सेकंड चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझने या क्वेश्चन को जानने के लिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, उससे पहले हमें उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना पड़ता है और चैप्टर को समझना पड़ता है कि चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है। तभी तो हम जान पाएंगे ना कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। पहले चैप्टर हमें बताएगा, तभी तो हम जो है क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे कि हाँ तेरा आंसर ये है। तो ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में हम जो है चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने जो है लेकर आने वाली हूँ। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं ज़रूर इन सब टॉपिक पे वीडियो डालूँगी और जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत जल्द उनके सिलेबस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं जो वीडियो लाने वाली हूँ। और जिस तरह आप सभी ने अपना प्यार बनाए रखा था, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी उसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनसंख्यिकी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन को जनसंख्या के कहते हैं, यानी कि जनसंख्या के जो जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने को जनसंख्या के कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। यह दो शब्दों डेमो यानी लोग और ग्राफी यानी कि वर्णन से मिलकर बना है। इस तरह जनसंख्यिकी का अर्थ होता है लोगों का वर्ण, यानी कि हम इसमें लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर हम सोशलॉजी की बात करें तो वो हमें हमारे समाज के बारे में बताता है कि समाज क्या है, समाज किन लोगों से मिलकर बना है, समाज के अंदर होता क्या है, समाज की क्या प्रथाएं हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या उसके बंधन है, क्या चीज़ें उसको बंधन से मुक्त करती है, उसे सोशोलॉजी कहा जाता है, यानी कि हिंदी में समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, ठीक है, यहाँ पे ये बाय मिस्टेकली गलत टाइप हो रखा है, लिंग होता है, ठीक है, ये लिंग लिखा है। आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या के कहलाता है। तो चलिए इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व से आश्चर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जन्म दर। जन्म दर का संबंध प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से होता है। ठीक है, यानी कि जन्म दर का संबंध प्रति हजार यानी कि एक टाइम पर, ठीक है, एक दिन जो पैदा हुए, एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हुए प्रति हजार बच्चे, यानी कि जो प्रति हजार यानी कि 1000 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको जन्म दर में नापा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आर्थिक विकास। साधारण शब्दों में आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना और इस प्रकार राष्ट्रीय आय एक प्रति व्यक्ति आय में संचयी रूप से वृद्धि करना।
ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जो होता है यदि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है तो उसे जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या कहा जाता है। यानी कि देखिए, अगर हमारे पास संसाधन लिमिटेड है और जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो उसे अत्यधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी कि देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक घर है, ठीक है, उसकी आय यानी कि उसकी जो अर्निंग है वो लिमिटेड है, पर खाने वाले, रहने वाले और उनके खर्चे करने वाले जो सदस्य है घर के, फैमिली के, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि वो कमाई उन लोगों को पूरी होती ही नहीं है, तो वो अत्यधिक जनसंख्या हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, आश्रित अर्थव्यवस्था, डिपेंड पॉपुलेशन, यानी कि आश्रित जनसंख्या का, जो जनसंख्या का वह भाग है जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 62 वर्ष के जो वृद्ध आयु के लोग होते हैं वो आते हैं। यानी कि देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप पर डिपेंड होते हैं कि वो उनको खाने का, उनका रहने का, उनके कपड़ों का, हर एक जो उनकी ज़रूरत है उसका खर्चा उठाएंगे। कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप पे आश्रित रहते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं, वो उनकी पढ़ने की जो होती है आयु, ठीक है, तो वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहे होते, रोजगार नहीं कर रहे होते अपना, ठीक है। 62 वर्ष, अब बुढ़ापे में आके इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाता है। जो बच्चे बचपन में अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं तो वही बुढ़ापे में आके माँ बाप अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाख तरह की उन्हें बीमारियां हो जाती है, इस तरह से वो स्वस्थ नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए अर्निंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, ठीक है। दिन पे दिन जो है आप देख रहे होंगे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण, देश के विभिन्न भागों, राज्यों में जनसंख्या की स्थिति जनसंख्या वितरण कहलाती है। जनगणना के बारे में पढ़े तो जनगणना किसी देश की जनसंख्या को गिनने की पद्धति है, ठीक है। जनगणना के माध्यम से ही पता चलता है कि किस देश की कितनी जनसंख्या है, यानी कि कितने लोग उस देश में रह रहे हैं, ठीक। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, विगत जनगणना 2001 में संपन्न हुई थी, ठीक है। जो भारत है उसमें हर 10 वर्ष में जो है जनगणना होती है। 2001 में जो है जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में हुई, ठीक है। ऐसे हर 10 साल के गैप में होती है। जनसंख्याकीय के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्याकीय के मुख्य रूप से 2 प्रकार है, ठीक है। आकारिक जनसंख्या और दूसरा है सामाजिक जनसंख्या के, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आकारिक जनसंख्या के अंतर्गत आकारिक जनसंख्या के अंतर्गत संख्या के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को मापा जाता है, ठीक है। जैसे कि महिलाओं की क्या संख्या है, पुरुषों की क्या संख्या है, किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की क्या संख्या है, देश में गरीबी की क्या संख्या है आदि, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक जनसंख्या के अंतर्गत अन्य विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या को मापा जाता है। यानी कि सामाजिक विशेषता क्या है, उसकी समाज की आर्थिक विशेषता क्या है, राजनीतिक विशेषताएं क्या है। तो चलिए अगले पॉइंट को हम पढ़ते हैं, अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर का संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों से है। यानी कि जो जीवित बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, 1000 स्त्रियों द्वारा, उसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। मान लीजिए अगर एक ही समय अंतराल के दौरान क्षेत्र में हजारों स्त्रियों द्वारा 20 बच्चों को जन्म दिया गया है तो उस क्षेत्र की अशोधित जन्म दर क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अशोधित मृत्यु दर भी होता है, जब जन्म दर होता है तो उसका मृत्यु दर भी होता है, ठीक है। एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। प्रवास के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रवास क्या है? प्रवास देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहा जाता है। बाय मिस्टेकली जो है टाइप हो गया है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को प्रवास कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, प्रवास के प्रकार क्या है।
प्रवास के 3 प्रकार होते हैं, स्थायी, अस्थायी, मौसमी। स्थायी यानी कि स्थायी रूप से वहीं रहने वाले, जो दिल्ली में रह रहा है वो बचपन से दिल्ली में ही रहता आ रहा है, वो स्थायी हो गया। अस्थायी वो होता है कि अपने रोजगार, रोटी रोजी के लिए, रोजी रोटी के लिए वो किसी दूसरे राज्य में जाके बस गया। जब उसे लगता है कि हाँ मेरे को जितना कमाना है इतना पैसा मैं कमा चुका हूँ, वो वापस अपने गाँव लौट जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होंगे प्रवासी मजदूर के नाम से आप जानते होंगे, है ना। अब मौसमी जो प्रवास होता है, देखिए मौसम के आधार पे, जैसे बहुत जगह पे, जैसे कि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। तो वो जो गर्म स्थल होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये होता है प्रवास, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। अब हम लिंग अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है ना बच्चों, वो लिंग अनुपात कहलाता है। विश्व में लिंग अनुपात को नापने के लिए सूत्र है, यानी कि जिसके द्वारा जो ये अनुपात है उसे नापा जाता है, उसे कहा जाता है सूत्र। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, भारत में लिंग अनुपात मापने का सूत्र, यानी कि लिंग अनुपात मापने का जो सूत्र है उसको आयु संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आयु संरचना क्या है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या दर्शाती है। यह हमें विभिन्न आयु वर्ग के अंदर मौजूद लोगों की संख्या जानने में मदद करती है। इसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है ना, जो आयु संरचना उसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है 0 से 15 वर्ष के लोग, ठीक है, जिसमें बच्चे आते हैं। दूसरा अगर देखें तो वो है 15 से 59 वर्ष के लोग, जो कार्यरत होते हैं, जो अपना रोजी रोटी कमा रहे होते हैं। ठीक है, और 60 वर्ष से अधिक तीसरे जो वर्ग में आते हैं वो है 60 वर्ष से अधिक, यानी कि वृद्ध लोग। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम। यह आश्रित जनसंख्या है, जो 0 से 15 वर्ष के लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं, तो ये आश्रित जनसंख्या, इसमें बच्चे शामिल होते हैं। ये अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि इस उम्र के अंदर बच्चे विकास के दौर में होते हैं, शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, इसलिए इन्हें आश्रित कहा जाता है, क्योंकि ये कार्यरत नहीं होते हैं। ठीक है, इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश में शिक्षा सुविधाओं के खर्चे में वृद्धि होती है। 15 से 59 के वर्ष के जो लोग होते हैं वो कार्यरत होते हैं जनसंख्या। ठीक है, इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं, इस देश के विकास में सहयोग करते हैं, क्योंकि वो कमा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग के जो लोग होते हैं वो देश के विकास में अपना हाथ बटा रहे होते हैं। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक, इस वर्ग में जो जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश के विकास की गति में वृद्धि होती है। इसमें मुख्य रूप से वृद्ध जन संख्या आती है। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं, ऐसी जनसंख्या अधिक होने, यानी कि बुजुर्ग लोग आते हैं, ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में जैसे पेंशन आदि का खर्चा बढ़ता है। इसको भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें पेंशन मिलती है। ठीक है ना। साक्षरता के बारे में पढ़े तो साक्षरता उस जो साक्षर व्यक्ति होता है, यानी कि साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ एवं पढ़ लिख सके। ठीक है ना। साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति को दिखाता है। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं, इससे ही सरकार की नीतियों एवं सुविधाओं का ज्ञान भी होता है। ठीक है, भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सके एवं अंक गणितीय परिकलन कर सके, यानी कि जमा गुणा भाग ये सब कर सके। ठीक है ना। तो चलिए शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ते हैं। जीवित पैदा हुए प्रति 1000 बच्चों में से 1 साल के भीतर मौत को प्राप्त होने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मातृ मृत्यु दर, यह उन स्त्रियों की संख्या है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो आगे पढ़ते हैं प्रजनन दर के बारे में। ठीक है, बच्चा पैदा कर सकने की आयु 15 से 49 वर्ष, यानी कि
जो एक गर्ल की जो एक फीमेल की जो आयु होती है जिसमें वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो 15 से 49 वर्ष होती है। ठीक है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आई होप आपको जो ये वीडियो क्लियर हो गई होगी और जो इसमें मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम सेकंड पार्ट में भी इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए और सोशोलॉजी सब्जेक्ट पे भी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आपको कोई डाउट है या अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने ये चीज़ अच्छे से नहीं बताई, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स और जो भी क्लास 12th में सोशोलॉजी पढ़ रहा है बच्चा जिसे इस वीडियो की नीड है, आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाती हूँ। आई होप आप सभी को मेरे जो कंटेंट है, जो मेरी वीडियोस है, वो आपको बहुत पसंद आ रही हो और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे जो है कमेंट आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेकंड पार्ट का आप वेट करिए। सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ और इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी